आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। श्रोता साथियों नमस्कार। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका। साथियों, गर्मजोशी से भरा ये नमस्कार इस माइक्रोफोन के दोनों ओर ऊर्जा भर रहा है ना? दरअसल हम ना घर में किसी को आने दे रहे हैं, या कह लीजिए ये वक्त की नज़ाकत है, और ना हम खुद कहीं जा रहे हैं। तो ये जो नमस्कार के अंदर एक गर्मजोशी होती है ना, ये मिसिंग है। तो जब भी फोन पर किसी से भी नमस्कार करें तो पूरा उत्साह और गर्मजोशी उसके अंदर डाल दीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी। पिछले 2 दिनों से शहर में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिल रहा। सुनकर अच्छा लगा ना? इसके लिए बधाई के पात्र हैं आप सब। आपका संयम और बेहतरीन प्रशासनिक मैनेजमेंट, ये इसी का फल है। बधाई तो हम आपको दे रहे हैं, मगर आप इतने खुश ना हो जाइएगा कि पार्टी मनाने सड़क पर आ जाइए। बड़ा मुश्किल समय है ये, और संयम सबसे बड़ा हथियार है। घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। संयम के इस सहयोग को बनाए रखिए और मन में मानवीय भावनाओं को सहेजे रखिए, क्योंकि ये दया, प्रेम, परोपकार और सहयोग मुश्किल घड़ी में साथ छोड़ने लगते हैं। तो साथ छोड़ना नहीं है, बल्कि हाथ थामे रखना है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ। श्रोता साथियों, आप में से बहुत सारे लोग हमारा ये कार्यक्रम अपने मोबाइल ऐप पर सुन रहे होंगे, और मोबाइल ऐप जो है वो इंटरनेट के माध्यम से चलता है। कोरोना के इस दौर में इंटरनेट पर हमारी निर्भरता बढ़ी है। हालांकि इस डिजिटलाइजेशन के प्रयास काफ़ी समय से चल रहे थे, लेकिन एक झटके में कोरोना ने जो ये काम कर दिया है, इसके लिए हम शुक्रिया कहना चाहेंगे कोरोना को कि कम से कम कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं। एक प्रकृति का संरक्षण और दूसरा ये। अब आप सोच के देखिए, यदि आपका नेट एक दिन भी आपको परेशान करता है तो कैसा लगता है? जी हाँ, थोड़ी परेशानी होने लगी है अब हमें।
इंटरनेट की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बीएसएनएल का अमला पूरी तरह से जुटा हुआ है। कैसी चुनौतियां उनको पेश आ रही हैं, ये जानने के लिए हमने बात की बीएसएनएल के सब डिविजनल इंजीनियर श्री पद्मेश झा से। आइए उनसे की हुई ये बातचीत सुनते हैं। श्रोता साथियों, इस समय हमारे साथ हैं पद्मेश झा। पद्मेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। क्योंकि इस समय लॉकडाउन के दौरान सब घरों में बैठे हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम में। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है। इसके अलावा मनोरंजन का भी एक बहुत बड़ा साधन इंटरनेट ने प्रदान किया है। तो ये जो इतना सारा प्रेशर इंटरनेट पे पड़ा है, क्या आपका काम भी बढ़ा है? हाँ, बहुत काम बढ़ गया है इंटरनेट में। ये सब जो आपने काम बताए, इस वजह से इंटरनेट का ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों की डिमांड बढ़ गई है, नए कनेक्शंस मांग रहे हैं, लोग बैंडविड्थ बढ़वा रहे हैं क्योंकि कम बैंडविड्थ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो पाती, क्लासेस नहीं चल पाती। लोग कॉपर की लाइन से फाइबर पर शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरह की मतलब समस्याएं बोले या ट्रैफिक बोले, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में ट्रैफिक बढ़ना बोलते हैं, डिमांड बढ़ना बोलते हैं, वो हो रहा है। क्योंकि ये सारी डिमांड्स आप लोगों को पूरी करनी पड़ती होंगी। आप चूंकि फाइबर केबल का काम देखते हैं, तो इसमें कितना काम बढ़ गया है? कई गुना काम बढ़ गया है इस समय। हम लोग जो हमारी एक टीम है पूरे शहर के अंदर, वो बड़े आसानी से जितने भी नए कनेक्शन आते थे, फॉल्ट आते थे, लगभग हम डेली 0 करने की कोशिश करते थे। इस समय हम 0 फॉल्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई फॉल्ट छूट जाता है अगले दिन के लिए। और नए कनेक्शंस भी हम उतने नहीं लगा पा रहे हैं जितनी डिमांड है। तो निश्चित रूप से ट्रैफिक डिमांड बहुत बढ़ गई है, कनेक्शन की डिमांड बढ़ गई है। पुराने कनेक्शंस हैं, लोग कॉपर की लाइन को फाइबर लाइन में चेंज करवा रहे हैं। कई तरह के बैंडविड्थ बढ़ाना, मतलब जैसे किसी ने 5 MB 10 MB छोटा प्लान लिया है, वो 50 MB 100 MB पे जा रहा है। इस तरह से बैंडविड्थ बढ़ रही है। तो इन सब कामों के लिए आपको मैनुअली काम करना पड़ता है या कुछ मशीनों से भी? बैंडविड्थ अगर एग्जिस्टिंग टेलीफोन कनेक्शन है फाइबर का और वो सिंपली बैंडविड्थ बढ़ा रहे हैं, उसमें कोई सॉफ्टवेयर में सिर्फ काम रहता है, फिजिकली साइट पे जाना नहीं पड़ता। लेकिन कोई अगर नया कनेक्शन ले या किसी की लाइन खराब हो जाए तो साइट पे जाना ही पड़ता है। उसमें वहाँ पे टीम का देखना पड़ता है, फॉल्ट देखना पड़ता है, या नई लाइन है तो नई लाइन खींचनी पड़ती है। हमारे एक्सचेंज की केबल की एक्सेसिबिलिटी कहाँ पर है वो देखना पड़ता है, वहाँ से कस्टमर तक लाइन डालनी पड़ती है। नए कनेक्शन में पुराना है तो अगर कहीं लाइन ब्रेक हो गई है किसी वजह से तो जोड़ना पड़ती है। आपकी टीम पूरे दिन में कितने घंटे काम करती है और कितने लोग हैं इसमें? लगभग जो है 8 घंटे कंटिन्यूस हमारी टीम काम करती है। सुबह 10 साढ़े 10 से हमारा ऑफिस शुरू हो जाता है, शाम को 6 साढ़े 6 तक लगभग चलता है। टीम में कितने लोग हैं? टीम में डिपार्टमेंट के बीएसएनएल के लगभग जो है 3 लोग हैं हम लोग, और बाकी लेबर जो है एक्सटर्नल टेंडर के थ्रू हम लोग लेते हैं। व्हीकल रहता है, गाड़ी रहती है, तो जिससे कि पूरे शहर में मूवमेंट आसानी से हो सके, जल्दी हो सके। आप ये सब काम पूरे शहर भर में घूम घूम करके कर रहे हैं। इस समय गर्मी भी बहुत ज्यादा है और कोरोना संक्रमण का भी खतरा है। तो हमें ये बताइए कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप क्या करते हैं? कोरोना से बचने के लिए तो नॉर्मली जो विभाग ने या जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका हम लोग अच्छा से पालन करते हैं। हमने सभी स्टाफ को मास्क वगैरह वितरित किए हुए विभाग ने हमको दिए हुए हैं, और मास्क के साथ साथ कैप वगैरह जो भी सैनिटाइजर है वो गाड़ी में साथ में रहता है, मतलब हमेशा अवेलेबल रहता है। हाथ धोना, ये बार बार क्लीन करना, ये सब इसमें शामिल है। वो उपभोक्ता भी कुछ जागरूक रहते हैं तो वो उनके यहाँ पे जाने पे वो लोग जो सैनिटाइजर है वो डोर पर रखते हैं, तो हम लोगों का जो भी स्टाफ जाता है उसके यहाँ पे वो क्लीनिंग करके जाते हैं। इस तरह का ये जो भी है करते हैं सब लोग। लोग बहुत डरे हुए हैं इस संक्रमण से, न किसी के घर जा रहे हैं, न अपने घर में किसी को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे में यदि आप किसी के घर जाते हैं तो क्या रिएक्शंस आप लोगों ने देखे, क्योंकि फील्ड में आप लोग जाते हैं? मुझे याद है एक उपभोक्ता ने उन्होंने कहा कि कनेक्शन मेरा फॉल्टी हो गया, आप ठीक कर दीजिए। तो हमारा स्टाफ गया तो बोले साहब वो अंदर नहीं आने दूंगा, आप बाहर से ही देख के सही कर दीजिए। फिर उन्होंने कंप्लेंट किया तो दोबारा भी वही स्थिति हुई, तो 2 बार उनके यहाँ स्टाफ गया और लौट के आ गया। तो बोला साहब वो अंदर ही नहीं आने दे रहे, कैसे ठीक करूं? तो इस तरह की समस्याएं कई उपभोक्ताओं के साथ हैं। उनका अगर एक बार जाने के बाद अगर दोबारा टेस्टिंग के लिए अगर जाना हो तो रिएक्शन चेंज हो जाता है।
उपभोक्ताओं का। कई बार सपोर्ट इस तरह का नहीं मिलता है, जो कि पहले इस तरह की समस्या नहीं थी। मतलब आप भी शौक से नहीं जाते, उनकी मदद करने के लिए हाँ, सेवा प्रदाता के रूप में ही जाते हैं। सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। एक एंड से हमको टेस्टिंग लेनी पड़ेगी या दूसरे एंड से लेनी पड़ेगी, तो उस एंड पे फिजिकली होना भी पड़ेगा और इक्विपमेंट जो भी टेस्टिंग डिवाइस है उससे देखना, टेस्ट करना पड़ेगा कि कहाँ वहाँ पे क्या फॉल्ट आ रहा है। हाँ, ये जो समस्या है, जितने भी लोग इस समय जॉब में हैं, सर्विस में हैं और लगातार काम में लगे हुए हैं, उनके सर्विस लाइफ का एकमात्र ऐसा अनुभव होने जा रहा है ये, जिसमें उन्हें काम करके दिखाने और सीखने की एक बहुत बड़ी चुनौती मिली है। आप इस मौके को, इस अवसर को किस तरह से देखते हैं? नो डाउट, ये वास्तव में मेरे ख्याल से मेरे जीवन का भी हो सकता है, सभी लोगों का जीवन का एक बड़ा अनुभव होगा। इसने बहुत कुछ अलग ढंग से सिखाया। वही काम जो हम रोज करते हैं उसकी नीड जो है कई गुनी बढ़ गई है, ये चीज समझ आती है। लोगों को उसके बिना चल नहीं सकता। इंटरनेट, आज जो लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आज से पहले या कोरोना से पहले फोकस जो है इंटरनेट का एंटरटेनमेंट के लिए था, लेकिन अब जो है वर्क जॉब बेस्ड हो गया है और कई गुना हो गया है। अब प्रोफेशनल्स की तरह इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक बड़ा वो है, अच्छा है, पॉजिटिविटी है और होना भी चाहिए। किसी भी रिसोर्स का, किसी भी एसेट का एक अच्छा उपयोग होना चाहिए, और जो कि हो रहा है। मतलब ये डिजिटलाइजेशन हम शायद बहुत बाद में यहाँ तक पहुँच पाते, कोरोना ने एक झटके में हमें वहाँ पहुँचाया। सही बात है। पद्मेश जी, इसके अलावा आप अपने स्टाफ की तरफ से कुछ कहना चाहते हैं उन लोगों को जो उपभोक्ता हैं, जो इंटरनेट सर्विसेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को अपने नजरिए से देख पाते हैं जिस नजरिए से हम नहीं देख पाते, तो कुछ कहना चाहते हैं? मैं उनके लिए यही कहूंगा कि बी पॉजिटिव, और हम लोग यहाँ पर हैं आप सबकी सेवा देने के लिए। हमारा पूरा स्टाफ लगा रहता है, हमेशा है। और कोई भी समस्या है तो चूंकि वर्क प्रेशर रहता है, थोड़ा सा डिले हो सकता है कभी कभार, पर लेकिन वी आर ऑलवेज विथ आवर कस्टमर्स। हम लोग अपनी पूरा इनपुट 100% देते हैं। कहाँ जरूरत पड़ती है तो उससे ज्यादा भी देने की कोशिश करते हैं, ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बना रहे। हमारे श्रोताओं की तरफ से, जो सुनने वाले हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से भी सैल्यूट है आप लोगों को कि पूरी तरह से आप लगे हैं, लोगों को असुविधा ना हो इसका प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आप थे BSNL के सब डिविजनल इंजीनियर पद्मेश झा। श्रोता साथियों, लॉकडाउन के दौरान सभी होटल और रेस्टोरेंट बंद रहे। हालांकि हम सभी ने घर का बना ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक खाना खाया, लेकिन जुबान के चटखारे के लिए बाहर की चटपटी चीज़ों की उपलब्धता नहीं हो पाई। और यही कारण था कि इंटरनेट पर कुकरी साइट्स की व्यूअरशिप में बढ़ोतरी हुई। लोगों ने इस कुकरी साइट से तमाम व्यंजन न सिर्फ बनाना सीखे, बल्कि जुबान के इस स्वाद को भी संतुष्ट किया। हम आपको बता दें कि ग्वालियर की पूनम देवनानी ने भी लॉकडाउन सीरीज के नाम से अपने चैनल पर रोज वीडियो डाले। पूनम देवनानी मसाला किचन के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं। उनका फेसबुक पेज भी है। यूट्यूब चैनल पर 11 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और फेसबुक पेज पर 65,000 से अधिक लाइक्स से उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप लगा पाएंगे। आकाशवाणी के लिए पूनम देवनानी से हमने बात की। आइए ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। पूनम जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते जी। आप अपना बहुत अच्छे हैं और आपका चैनल देखते हैं, और उस हिसाब से हम देख करके खाना बनाना सीखते हैं, नई चीजें भी सीखते हैं। सही बात है। और आप जो टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं ना, वो हमारे बहुत काम के होते हैं। हाँ, मुझे यही लगता है कि सबको इस टाइम तो ये जरूरत वाली चीजें पता होनी चाहिए, जिससे सबका काम आसान हो सके। बिल्कुल। पूनम जी, आप कब से खाना बना रही हैं, किस उम्र से, और शौक कब से पैदा हुआ? बचपन में जैसे मेरे पापा को बहुत था, जो भी था ना कि अच्छा स्वादिष्ट हो। तो उस टाइम में ना बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हुआ करते थे, ना कोई बुक्स होती थी। माँ जो खाना बनाती थी थोड़े इंग्रेडिएंट्स से, बहुत समझ के किससे क्या किया जाए, तो उस समझ से अच्छा स्वाद आ जाता था। तो बस वो ही हम सबको आदत पड़ी। और फिर मैं जब ससुराल आई तो ससुराल में भी सासू माँ
सब दादाजी सब लोग जो थे ना, बड़े परिवार में आई थी, तो वो सब भी खाना पीना तो सभी को अच्छा लगता था। लेकिन मेरे हस्बैंड सबसे ज्यादा शौकीन थे। उन्हें बहुत तरीके से खाना होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, ऐसा था। तो मुझे बस धीरे धीरे वही माँ का शौक तो मैंने भी यहाँ पे सारा किया कि अच्छा अच्छा बना के दूं। तो इस तरीके से बस शौक था, तो वो सारा काम भी आया और सबको बहुत पसंद आया। सब लोग अप्रिशिएट करते थे ना, तो और अच्छा लगता था मुझे। कोई मेहमान आ जाता था तो मैं कभी डरती नहीं थी, मुझे ये चीज अच्छी लगती थी। खाना बनाना आपको जी का जंजाल कभी नहीं लगा? कभी नहीं, कभी नहीं। इस मामले में तो सब हंसते थे कि आप ऐसा क्यों, परेशान नहीं होते हो आप? तो बस मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। सामान्य तौर पर आज की जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, कुछ मेहमान आने पर ही घबरा जाते हैं, खाना ज्यादातर बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। आपका ये कभी भी रहा नहीं कि हाँ घबराए हों? नहीं नहीं, ऐसे बाहर जाना आना मेरा भी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाती, पर फिर भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब घर में इतना अच्छा खाना कम पैसों में आप बना सकते हो और साफ से सफाई से, अब मतलब कितना कुछ आप घर में ध्यान रख के बनाते हो, सबके ध्यान में आपका खाना बन जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। और मैंने तो अपने चैनल पे ना काफी सारे प्रीमिक्स सिखा दिए हैं। मतलब आप इंस्टेंट सांभर बना सकते हैं, सिर्फ पानी डालिए, सांभर आपका तैयार। और मैंने ग्रेवियां ऐसे सिखाई हैं कि आपके यहाँ मेहमान भी आ जाए ना, तो ये ग्रेवी बना के महीनों आप स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हो। जब मन किया निकाला और इसमें जो भी सब्जी मन चाहे बना लो, 50 तरीके की सब्जी बना सकते हो। तो इस तरीके से क्या होता है कि लोगों का काम आसान हो जाए, इसके लिए मैं काफी कुछ कोशिश करती रहती हूँ कि जो बिगनर्स हैं, बैचलर्स हैं, जो बच्चे हैं, अभी देखिए ना, ये किसी को नहीं पता था लॉकडाउन में सबको घर में पैक रहना है और आगे भी पता नहीं है कितना समय लगेगा हमें। ये लॉकडाउन तो खुल भी जाएगा, लेकिन एक डर तो रहेगा बाहर का खाने में। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ी सी समझ आप अपनी मतलब दिखाओगे, तो आप अच्छे से अच्छा खाना बना सकते हो। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रेशो का ध्यान रखना है, बस बढ़िया खाना बन जाएगा। इस दौरान फूड चैनल्स की व्यूअरशिप बहुत बढ़ी है और जो बिगनर्स हैं वो ढूंढ ढूंढ के रेसिपीज जो हैं वो यूट्यूब से बनाते हैं। बिल्कुल, कई बैचलर्स बिगनर्स कहीं अटक गए, जैसे ट्रेनें बंद हो गई, नहीं आ पाए, तो बेचारे वो तो काम चलाते हैं और ये चैनल ही है उनका एक साधन सही तरीके से इस वक्त। तो कि जो मतलब मेरा ही नहीं, मैं जो भी हजारों चैनल है, तो ये यूट्यूब का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला सभी को। घर में ही बैठे बैठे आप रेसिपी पढ़ के बना लेते हो, जो आपके पास है कम से कम बना सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा है। तो इस टाइम में रिस्पांस भी हमें भी मिला और हमने भी पूरी कोशिश की, मतलब दिल से कोशिश की कि लॉकडाउन में कोई परेशान ना हो, तो हमने काफी कम इंग्रेडिएंट से ऐसी ऐसी रेसिपी डाली कि आप बना सको, घर बैठे मिठाइयाँ भी बना सको, बिल्कुल भी आपको तकलीफ ना हो, बेकरी के आइटम बना सको, आपको ब्रेड तक बना सको, आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो। आपके बच्चे आपसे बहुत खुश रहते होंगे कि मम्मी तो इतना टेस्टी खाना बनाती है, उन्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं महसूस होती होगी। बच्चों ने कितना सपोर्ट किया? खुश रहते हैं, लेकिन चांस वाली बात है, इस वक्त तो तीनों मेरे बाहर रहते हैं। बड़ी बेटी मुंबई में है, छोटी बेटी यूएस में है और बेटा भी मुंबई में जॉब करता है। पर हाँ, बच्चों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी 2004 में, तब मैंने कोई ऐसी क्लासेस लेके पहले से नहीं की थी। जो मेरा शौक था उसी को ही मैंने अपना सोचा कि ये अर्निंग का भी ख्याल आया और टाइम भी पास हो जाए, तो इस तरीके से मैंने क्लास स्टार्ट किया था। बेटा उस वक्त छोटा था, बेटियों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, नहीं मम्मा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। शुरू शुरू में थोड़ा डर तो लगता है कि ये मैं सक्सेसफुल रहूंगी कि नहीं रहूंगी, क्योंकि घर का खाना तो सभी बना लेते हैं, कितने भी लोगों का बना लेते हैं, पर क्लास में आप एकदम से बिना कुछ सोचे समझे सबको सिखा रहे हो और क्लब्स में जजमेंट के लिए बुलाया, रेसिपी सिखाने के लिए भी बुलाया। और क्योंकि मैं टोटल वेजिटेरियन हूँ, मेरे ससुराल में टोटल कोई भी नहीं खाता था, तो इसलिए यहाँ पे समाज मेरे को बहुत ट्रस्ट करता था और उनको लगता था कि यहाँ तो हम बच्चों को भेज सकते हैं कि कोई एग वगैरह का या नॉन वेजिटेरियन का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इस तरीके से मेरे पास काफी अच्छा क्रीम क्राउड आता रहा। यहाँ तक कि मेरे पास 2-2 बैच लगते रहे। काफी मुझे सपोर्ट मिला, लोगों का प्यार बहुत मिला। तो ये यूट्यूब का तो खैर मुझे पता भी नहीं था, पर बच्चों ने मुझे शुरू से बहुत सपोर्ट किया। इतना कुछ आप बना लेती हैं, कभी अपने स्किल को मांझने के लिए या अपने आप को शार्प करने के लिए किसी तरह की क्लासेस आपने भी की? क्योंकि बहुत सारे लोग बेकरी की क्लासेस करते हैं, आइसक्रीम के लिए। हाँ जी। कुछ किया आपने? नहीं, मैंने ऐसा कोई क्लासेस तो नहीं ली कि हाँ मुझे जरूरी है, पर हाँ मैं मुंबई में, मेरी जब बेटी रहती है तो 6-8 महीने में वहाँ, अभी तो नहीं, जब मैं क्लासेस लेती थी तब की बात बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सपोज मैंने 20 कोर्स मेरे हिसाब के हैं जो मैं सिखा सकती हूँ, लेकिन 10 कोर्स ऐसे हैं जो आज के नए जनरेशन को पसंद है, नई चीजें हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा और अपडेट रहना चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैंने कुछ क्लासेस ली, मुंबई में, पुणे में क्लासेस ली थी। बेटी के पास जाती थी, वहां से क्लासेस लेती थी, फिर यहाँ आके बच्चों को वही सिखाती थी। चॉकलेट की क्लासेस, बेकिंग की क्लासेस, और कई बार तो मैंने बेकरी शॉप्स में जा के भी, यहाँ पे ग्वालियर में उनको रिक्वेस्ट करके मैंने सीखा है काफी चीज। वाह, क्या बात है। क्योंकि हाँ, जो मेरे को क्लासेस में जो चीज नहीं मिली वो मैंने यहाँ पे बेकर्स मैन को मना के, काफी सारे बेकर्स, मतलब यार क्या नाम लूं मैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके और वो चीजें सीखी। हलवाइयों से मैंने कई चीजें सीखी कि क्या है कि वो परफेक्शन आना चाहिए। जब मैं आप सिखा रहे हो, इतनी दुनिया देख रही है, तो वो चीज आपको आनी चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। उनके सीक्रेट कई बार मैंने लिए कि भाई आप मुझे वो सीक्रेट्स बताइए, किस तरीके से आपकी चीजें वो बनती। मतलब जुनून से जुट गई आप इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जो जुनून है और प्रेम है, ये दोनों का मिक्सचर जो है वो आपके वीडियोस में देखने को मिलता है, जो मैंने भी देखे हैं। और बहुत प्यार से, जैसे दादी नानी या माँ सिखाती है वैसे आप सिखाते हो। इस बात के लिए तो कहूंगी कि जब मैं स्टूडेंट्स को सिखाती थी तो उनकी मदर्स भी बहुत खुश होती थी कि हमारे बच्चों को जो बोझ लगता था कुकिंग के नाम पे, हम बच्चों को जबरदस्ती भेजते थे, पर आप इतना प्यार से सिखाते हो, खिलाते हो, तो बच्चों को बहुत मजा आता है वो आपके पास आने के लिए तरसते हैं। और फिर यहाँ अभी मेरे को कुछ 2-4 दिन पहले मुझे एक कमेंट भी आया, कई कमेंट्स आते हैं, ब्लेसिंग्स बहुत मिलते हैं, पर उस दिन तो ये लिख दिया किसी ने कि ये मसाला किचन नहीं, ये तो माँ का किचन है। वाह, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। ये सारी मेहनत का हासिल होता है, ये हमारा रिवॉर्ड होता है, पुरस्कार होता है। और मेरी बेटियां भी अभी तक मुझे अप्रिशिएट करती हैं, बट बेटियां बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। कोई फेसबुक चेक करता है कि भाई नहीं मम्मा यहाँ कुछ कमी है वो पूरी करती हैं, कोई इंस्टाग्राम छोटी बेटी देखती है। तो मतलब अभी बेटा आया हुआ है लॉकडाउन के टाइम, जैसे मैं स्टाफ को नहीं बुला पा रही, तो बेटा सारा शूट कर रहा है 2 महीने से। बहुत अच्छी बात। वो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है, अपनी ऑफिस का भी काम संभाल रहा है, जो टाइम बच रहा है मेरे वीडियो शूट करता है, क्योंकि वीडियो में डेली डाल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं रेसिपी दे सकूँ। बिल्कुल। पूनम जी, यहाँ एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यूट्यूब चैनल आपने कब शुरू किया? यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया 2017 में। वो भी मैंने अपनी एक स्टूडेंट के थ्रू ही शुरू किया, उनकी जिद की वजह से। वो मुझे जिद करती रही कि नहीं आंटी एक बार मेरे हस्बैंड से बात कीजिए, क्योंकि उनके हस्बैंड इसी फील्ड में थे और वो कोई एक ढूंढ रहे थे कि हमें कोई फूड चैनल स्टार्ट करना है और कोई हमें ऐसी मैडम मिले। तो पहले तो मैंने बहुत मना किया उनको, 2016 में भी उन्होंने कहा था। तो 17 में धीरे धीरे डरते डरते मैंने स्टार्ट किया और 1 साल लगा मुझे पूरा अच्छे से सेटअप होने में। शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, पर आप सबका प्यार, आपका ब्लेसिंग्स और कमेंट्स और फैमिली का सपोर्ट, इसकी वजह से मैं आगे बढ़ती गई। मेरे हस्बैंड भी, मतलब हम वाइफ हस्बैंड घर में अकेले ही रहते हैं, बच्चे तीनों बाहर हैं, तो वो जो भी सामान चाहिए होता है वो फौरन मुझे ला देते हैं कि नहीं इसको ये चाहिए तो कहाँ कैसे मैनेज करेगी। तो वो सब मेरे हस्बैंड पूरा कर देते हैं जो भी मुझे चाहिए। बिल्कुल। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि पूनम जी का मसाला किचन के नाम से यूट्यूब चैनल है और साथ ही इसी नाम से वो फेसबुक और इंस्टा पर भी हैं। यूट्यूब पर आपके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये जो उम्र है इसमें ज्यादातर लोग टेक्नो फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन आपने वहां भी मैनेज किया। ये कैसे मैनेज किया?
बस हो गया, यूं समझिए। आप सबका प्यार मिलता रहा और करती रही काम, मुझे कभी थकान महसूस नहीं हुई। आज भी मैं मतलब ब्लेसिंग्स पढ़ती हूँ, कमेंट्स अपने लिए सुनती हूँ कि हाँ ये अच्छा काम है, लोगों को मेरी वजह से कुछ सहायता मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी वो थकान सब खत्म हो जाती है। मुझे ये नहीं लगता कि मैं ना करूं, इस उम्र में क्यों करूं, ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा। बल्कि मेरे को एक अपनापन सा लगा और ऐसा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे बच्चे बाहर हैं तो कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरे आसपास सब कुछ है, परिवार बहुत बड़ा हो गया हाँ, आपका। हाँ, परिवार बिल्कुल बिल्कुल मसाला किचन बड़ा हो गया, बिल्कुल अच्छी बात है। और यूं ही इस तरीके से हम और अपना प्यार देते रहे, लोगों से प्यार लेते रहे, बस इसी में निकलता जाए टाइम। पूनम जी, आज थोड़ा सा मुश्किल दौर है, कोरोना से सब डरे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हैं, कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि इस समय संयम का टाइम है और समझने का टाइम है। इस टाइम हमें, जैसे कई लेडीज, जैसे ग्वालियर तो चलो फिर भी छोटा है, जैसे बाहर कंट्रीज में, बाहर शहरों में, जैसे मेरी बेटियां दोनों ही इस वक्त जॉब भी कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, मेड भी नहीं। पर फिर भी मैं सभी से यही कहती हूँ कि संयम से काम करें, स्वच्छता बरतनी है, बड़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि बड़े भी बाहर नहीं निकलेंगे, उनकी भी डिमांड हमें पूरी करनी है, उनके हिसाब का खाना बनाना, बच्चों की डिमांड पूरी करनी है, बच्चे भी घर पर हैं, वो भी कहीं नहीं जा रहे, तो थोड़ा संयम से बच्चों को चाहिए कि थोड़ा पेरेंट्स की हेल्प करें, और हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि थोड़ा आपस में मिलजुल के काम करें। बड़ों बुजुर्गों को भी चाहिए कि जो भी है उसमें संतुष्ट रहें, खुश रहें, तो वो भी ठीक रहेंगे, क्योंकि एक थोड़ी तारीफ से भी बच्चे, अपने बहू बेटे बेटियां, वो भी खुश हो जाते हैं। तो मैं सभी के लिए यही कहूंगी कि ये वक्त है कि मिलजुल के एकता से हम बिल्कुल इस बीमारी से निकल जाएंगे। मुझे लगता है छू के भी निकल जाएगी हमारे यहाँ बीमारी, अगर आएगी इंडिया में तो। मैं तो कहती हूँ इंडिया ही क्यों, हर जगह पूरे संसार से ये निकल जाए बीमारी। सब बेचारे बहुत परेशान है, न्यूज सुनते हैं ना, न्यूज सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है। सबके तीज त्योहार नहीं हो पा रहे, शादियां नहीं हो रही, तो ये बहुत बड़ी बात है। मसाला किचन की क्वीन जो है वो हमसे यही कह रही है कि जो भारतीय पारिवारिक मूल्य हैं उनको बनाए रखा जाए। ये बहुत अच्छा समय है उन मूल्यों को मजबूती देने का। बिल्कुल पूनम जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और निश्चित तौर पर जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स है ना वो आगे तक बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बस घबराने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखना है और स्वच्छता रखना है, अपने आसपास सब कुछ बढ़िया, बहुत जहाँ तक हो सके बाहर बहुत जरूरी काम हो तभी जाए, वरना अपने घर में बैठ के सब कुछ कर सकते हैं आप। और एंजॉय कीजिए, टेक केयर। ओके, थैंक यू। आप थी पूनम देवनानी, जो मसाला किचन के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं। श्रोता साथियों, जो भी कुकिंग में रुचि रखता होगा और इससे संबंधित बातों में उसे दिलचस्पी होगी, वो सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना को नहीं जाने, ऐसा नहीं हो सकता। ज़मीन से उठकर बड़े हो जाने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अपनी जड़ों को नहीं भूलता, उसका नाम है विकास खन्ना। देश से दूर रहकर के भी देशवासियों का पूरा ख्याल रख रहे हैं विकास। पिछले रविवार जब कोरोना के कारण ईद का रंग थोड़ा सा फीका पड़ रहा था ना, तब विकास खन्ना ने लगभग 2 लाख लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करके उनकी ईद की रौनक लौटाई। ये विश्व का सबसे बड़ा ईद फेस्ट था। इसके अलावा उन्होंने कॉरपोरेट्स, NGOs और NDRF की मदद से पूरे भारत में 4 मिलियन सूखे राशन का वितरण किया। फीड इंडिया नाम की उनकी इस पहल ने लोगों का अपार स्नेह अर्जित किया। विकास खन्ना इस समय न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने फ्यूल स्टेशन से फूड स्टेशन परियोजना शुरू की है और जल्द ही राजमार्गों तक भी वो भोजन पहुंचाएंगे, जहां लोग अपने गांवों तक पहुंचने के लिए पैदल चल रहे हैं। उन्होंने दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल को 1000 PPE किट भी प्रदान किए हैं। ये हमारे रियल हीरोज़ हैं। यदि हम किसी का अनुसरण करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का अनुसरण करना है। मुश्किल वक्त में कैसे अपने आप का समाज के हित में उपयोग करना है, ये हमें सीखना है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी।
कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। जिंदगी में यकीन बनाए रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।